जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली है जो एसएससी ने एमटीएस की नोटिफिकेशन रिलीज़ की थी, तो उसके रिगार्डिंग है कि क्या क्या चीज़ें एसएससी ने पब्लिश किया है। हम लोग मेन पॉइंट्स पे ही डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा इस वीडियो को लंबा करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट्स है ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि क्या क्या नोटिफिकेशन में बदलाव हुआ है, क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न्स में बदलाव देखने को मिला है और क्या बेसिक क्राइटेरियाज़ हैं एंड ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसएससी ने नोटिफिकेशन, जैसा कि आप सबको मालूम है, कल यानी कि 18 जैन को रिलीज़ किया था, जैसे कि हमने शॉर्ट्स के थ्रू आपको बताया भी था। इसका जो डेट ऑफ सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन का, वो 18 जैन 2023 से 17 फेब 2023 है। सो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म इज 17 फेब 2023। इससे आप 17 फेब की रात 11 बजे तक भर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा दैट फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड, आप इसको एटलीस्ट एक हफ़्ता पहले क्लोजिंग डेट के भर लीजिए, बिकॉज आखिरी एक हफ्ते में सर्वर का काफ़ी इशू होता है। तो ऐसा ना हो कि आप फॉर्म ना भर पाओ किसी कारणों से। एंड शेड्यूल जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो एसएससी ने घोषित किया है वो अप्रैल में घोषित करे, मतलब अप्रैल में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सो आपके पास रफली 2.5 to 3 मंथ्स हैं इन हैंड, जिसमें आप इस एमटीएस की अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो एंड अच्छे से आप इसके लिए तैयारी करके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकते हो। अब आती है वैकेंसीज़ की बात। तो इस बार एसएससी ने भर के वैकेंसी दी है। एमटीएस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10,880 वैकेंसीज़ हैं। वहीं हवलदार इन सीबीआईसी के लिए और सीबीआईएन के लिए भी 529 वैकेंसीज़ हैं। ऑल्दो दीज आर ओनली टेंटेटिव वैकेंसीज़, कम ज़्यादा हो सकता है। जो भी अपडेट होगा वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे आप देख सकते हो। अब आते हैं बात रिजर्वेशन की। सो बेसिक रिजर्वेशन, जैसे कि आप जानते हो, बेसिक क्राइटेरिया रहता है SC ST OBC EWS और फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स का और अनरिजर्व कैटेगरीज का। तो बेसिक जैसा एसएससी का पैटर्न चला आ रहा है रिजर्वेशन को लेकर, तो उसमें कोई बदलाव ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो उसको दोबारा से समझाना, एक्सप्लेन करने का कोई उतना मतलब भी नहीं रहता। अब बात आती है इसमें नेशनैलिटी सिटीजनशिप, वो भी सेम वैसे ही दे रखा है। आती बात अब एज लिमिट की। सो एज लिमिट आपका काउंट होगा 1 जैन 2023 तक। तो 1 जैन 2023 तक आपकी एज जो है 18 to 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए जब आप इस एमटीएस पोस्ट के लिए या हवलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का जो है सीबीएन के लिए अगर आप अपेयर होते हैं तो आपकी एज 18 to 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। इट मीन्स दैट यू शुड बी बॉर्न बिटवीन 2 जैन 1998 टिल 1 जैन 2005। तो आपका जन्म जो है 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच में अगर हुआ है तो आप सुटेबल हैं इस जॉब के लिए अपेयर होने के लिए। वहीं कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने एमटीएस की एज में 2 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, और हवलदार इन सीबीआईसी में भी इस 2 साल की एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। दैट मीन्स दैट 18 to 27 ईयर्स ऑफ एज। इट मीन्स दैट यू शुड बी बॉर्न not before 2 Jan 1996 and not later than 1 Jan 2005। और बाकी जो परमिसिबल रिलैक्सेशन है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल ही है किसी भी एग्ज़ाम का, वो SC ST का 5 ईयर्स, OBC का 3 ईयर्स, PWBD जो अनरिजर्व्ड है उनका 10 ईयर्स, OBC का 13 ईयर्स, SC ST का 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन का 3 ईयर्स होता है जब उनके एज में और इनके नंबर ऑफ़ सर्विसेज को डिडक्ट करने के बाद क्या 3 ईयर्स का गैप उनको दिया जाता है। सो और बाकी एज़ पर द आप टेबल देख भी सकते हैं, सबका उन्होंने एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है। इसमें डीप डाउन उतना नहीं जाएंगे बिकॉज जितने भी लोग एसएससी एग्ज़ाम के लिए अपेयर होते हैं उनको ऑलरेडी मालूम होता है कि बिकॉज सेम चीज़ है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया, तो फालतू में इसमें एनर्जी वेस्ट करने का या आपका टाइम भी लेने का कोई मतलब नहीं रहता है। आती है बात प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पॉइंट नंबर 7 का, कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सर्टिफिकेट हैं जो कि आपका होना चाहिए। कई बार इशू फंस जाता है कि क्रूशल डेट से पहले का फॉर्म है, बाद का फॉर्म है, किस टाइप का है, स्टेट लेवल का, मतलब स्टेट के द्वारा जो पब्लिश किया गया या प्रोवाइड हुआ है वो वाला चाहिए, या सेंटर द्वारा प्रोवाइड किया गया वो वाला चाहिए। तो इसके लिए बेसिक आप ये जान लो, ssc.nic.in की वेबसाइट पे एक उन्होंने फॉर्मेट भी दे रखा है कि इस फॉर्मेट का आपका सर्टिफिकेट जो है वो ये मानते हैं।
बाकी अगर हम पॉइंट्स देखते हैं तो कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेन रिजर्व वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्विजिट सर्टिफिकेट फ्रॉम द competent authority in the prescribed format when such candidates are sought by concerned identifying departments organization at the time of डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि अब एसएससी खुद तो डीवी कंडक्ट करा नहीं रहा है, अब आपको सीधा डिपार्टमेंट जो आपको अलॉट होगा वो डीवी कंडक्ट कराएगा, तो एज़ पर द डिपार्टमेंट वो खुद बताएगा कि उसको किस फॉर्मेट में चाहिए या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। ऑल दो डरने की बात नहीं है, बिकॉज जो एसएससी जिस फॉर्मेट में मांगता था उसी फॉर्मेट में डिपार्टमेंट्स भी मांगेंगे, बिकॉज अब से पहले तक एसएससी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में मांगता था और वही आपका एक डीवी टाइम पे आपकी एक फ़ाइल तैयार होती है जो कि डिपार्टमेंट में जाती है। फिर आप जब वहाँ डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करते हो, जब आपकी जॉब लगती है, तो वही फ़ाइल खुलती है। तो एक सेट क्राइटेरिया उनके पास, डिपार्टमेंट्स के पास ऑलरेडी है कि हाँ इस फॉर्मेट का सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो फॉर्मेट में एसएससी मांगती थी वही फॉर्मेट में वो डिपार्टमेंट्स मांगेंगे, तो उसमें कोई चेंज मेरे हिसाब से ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। 7.2 में अगर हम देखते हैं तो कैंडिडेट्स आर कॉशन दैट दे मस्ट इंश्योर दैट दे बिलोंग टू द कैटेगरी एज फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड आर एबल टू प्रूव द सेम बाय फर्निशिंग द रिक्विजिट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी व्हेन सच सर्टिफिकेट्स आर सॉट बाय कंसर्न आइडेंटिटिंग डिपार्टमेंट्स। सो ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक हो जाता है। कुछ ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स होते हैं सीधे जनरल से भर देते हैं, ईडब्ल्यूएस का अपना लगाना भूल जाते हैं, तो जो उनको प्रॉफिट मिलना होता था, वो जो बेनिफिट मिलना होता था वो उनसे दूर रह जाते हैं। वहीं ये हो जाता है कि आपका जनरल होते हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस का लगा देते हैं, बट उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं होता। सेम थिंग गोज ऑन एंड ऑन। सो जब भी आप अपना कैटेगरी का भरे तो आप इंश्योर रखें कि हाँ आपके पास प्रेस्क्राइब्ड जो भी सर्टिफिकेट है जिससे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो सके वो आपके पास है, ताकि आप प्रूव कर सको, बाकी बाद में जाके कोई इशू ना हो। और तो एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आप मान लो अगर किसी डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई हो जाते हो एंड एक रैंकिंग बनेगी, और इफ़ अगर आप अपना ओबीसी के मतलब आप अपने आपको ओबीसी SC/ST के हिसाब से नहीं प्रूव कर पाते हो, तो आपको एज अ UR कंसिडर करके वहाँ पे रैंकिंग देखी जाएगी। अगर उसके बाद आपका हो जाता है तो आपको जॉब दे दी जाएगी। ऐसा अभी तक देखने को मतलब ऐसा देखने का मतलब ऐसा प्लान चल रहा है जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिली है। बाकी देखना होगा क्योंकि श्योरिटी तो नहीं है, बट हाँ मैं कह सकता हूँ कि जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने पूछा भी है, तो उस हिसाब से प्लानिंग यहीं चल रही है। अब आते हैं 7.3 पे। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC/ST OBC EWS PWBD स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट विद फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन एक्सेट्रा वे आर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। सो जो क्रूशियल डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के क्लोजिंग डेट में होगी। इट मीन्स दैट आपका 17 Feb 2023 क्रूशियल डेट एक तरीके से हो जाता है। A person seeking appointment on the basis of reservation to OBCs must ensure that they possess the caste community certificate and does not fall in the creamy layer. So बेसिक OBC वालों को पता ही होगा कि उनका सर्टिफिकेट जो उनके OBC के लिए चाहिए वो होने चाहिए और क्रीमी लेयर में वो ना आए। Candidates may also note that in respect of above, their candidature may remain provisional till the veracity of the relevant documents is verified by the appointing authority. Candidates are cautioned that they will be debarred from the examinations conducted by the Commission in case they fraudulently claim SC/ST, OBC, EWS, PWBD, ESM status or avail any other benefit. ये तो नॉर्मल से पॉइंट है, अगर आप फ्रॉड करके पकड़े जाओगे तो जाहिर सी बात है एसएससी थक के मारेगा ही। अब आता है इसमें प्रोविज़न ऑफ कंपेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट ऑफ स्क्रैप। तो आपको जैसे पता ही है कि फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स है तो उनके लिए स्क्रैप की व्यवस्था और कंपेंसेटरी टाइम उनको दिया जाता है, लाइक 20 मिनट्स पर आवर ऑफ एग्जामिनेशन जैसा एक क्राइटेरिया है, तो वैसा उनको देते हैं। अब बात आती है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी इन्होंने क्रूशियल डेट रखी है, वो रखी है 17 Feb 2023 की। आपके पास इतने समय तक मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इट मीन्स ये 10th लेवल की, क्लास 10 लेवल की जॉब है, नॉट 10+2, ओनली 10 लेवल की जॉब है। सो आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट्स इनफ। वो आपके लिए इनफ है आपके अपनी इस जॉब के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए।
और आपके पास इसका लाइक कुछ बोर्ड्स होते हैं वो शायद पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ देते हैं, और कुछ होते हैं जो अलग अलग देते हैं। तो आपके पास जितना भी जो चीज़ इशू होता है मैट्रिकुलेशन का, वो आपके पास पूरी तरीके से होना चाहिए। अब बात आती है कि इस एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई कैसे करें। तो आप ssc.nic.in के वेबसाइट पे जा करके आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप सरकारी रिज़ल्ट नाम के जो एक वेबसाइट है, गूगल पे आप करेंगे सरकारी रिज़ल्ट डालेंगे, उसके थ्रू भी जा करके आप लेटेस्ट जॉब्स के सेक्शन में आप एसएससी के एमटीएस और इसका फॉर्म आप पा सकते हैं, और वहाँ से भी आप भर के कन्वीनियंटली आप सबमिट कर सकते हैं। अब बात आती है 10.2 की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट। इमेज डायमेंशन of the photograph should be about 3.5 centimeter width and 4.5 centimeter height. So यहाँ पे एसएससी क्या कह रहा है कि आपका जो फ़ोटो होना चाहिए, उसकी पहली चीज़ तो जो आप अपलोड करोगे उसकी जो साइज़ है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। विथ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 4.5 सेंटीमीटर। फ़ोटोग्राफ जो है आपकी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ में आप कैप नहीं पहने होने चाहिए, स्पेक्टिकल्स नहीं होने चाहिए, फ्रंट में आप देखने चाहिए, आपके दोनों कान विजिबल होने चाहिए, और फॉर्मिंग सेफर साइड आपको नीचे अपना डेट, जब आपने फ़ोटो खींची है तो उसका डेट भी आप लिखवा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सबमिट करें तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कई बार आप अपने फ़ोटो को एक बार ज़रूर जांच लें कि हाँ आपके फ़ोटो एज़ पर द क्राइटेरिया जैसे एसएससी मांग रहा है वैसे है कि नहीं है। पूरा क्लियर फ़ोटो आनी चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, तैयारी करो, बाद में ये लिख के आ जाए कि आपके फ़ोटो की वजह से आपको डिबार्ड किया जा रहा है। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लड़कों का इस वजह से भी फॉर्म रह जाता है। अब आता है कि द कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट्स नॉट बीइंग एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशंस विद इन द लास्ट डे। मीन्स कैंडिडेट आप जाहिर सी बात है आप भर पाओ ना भर पाओ, उसके पीछे कमीशन के कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। वो आपका अपना तरीका है कि आप भर पाते हो कि नहीं भर पाते हो। ऑल्दो सफिशिएंट टाइम दे दिया एसएससी ने, अब इतने टाइम में आपको भर लेना चाहिए। अब आती है बात एप्लीकेशन फ़ी की। तो फ़ी पेएबल जो है वो है ₹100, 100 रुपये, मात्र 100 रुपये में आपको ये लगाना है। बाकी जो वोमेंस हो गई या SC ST हो गए या फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन हो गए, उनके लिए एग्जेम्पशन है इस पेमेंट से। फ़ी जो है आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्टर, रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड से, या फिर कैश के थ्रू भी SBI ब्रांच में SBI चालान के थ्रू आप फ़ी भर सकते हो। फ़ी भरने की डेट है वो है 19 फ़रवरी 2023 के 11 बजे तक आप जो है ऑनलाइन फ़ीस भर सकते हो। बिकॉज जो फॉर्म सबमिशन होता है उसका एक अलग प्रोसेस होता है, और जो फ़ी पेमेंट होता है उसका एक अलग प्रोसेस होता है, और दोनों लिंक होते हैं। सो आप चाहे तो 2 दिन और रिलैक्सेशन दे देते हैं फ़ीस का। कॉज फ़ीस पेमेंट में अगर कोई इशू हो और बंदे ने अगर फॉर्म भर दिया है तो एसएससी इतना टाइम दे देता है कि एटलीस्ट उसका फ़ी नाट के और वो कर ले। लाइक आपका अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट आप SBI में जाके अपना चालान करा के भी फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद एसएससी बोलता है कि एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर गया, लेकिन अब आप एक एसएससी मौका देता है कि एक बार और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करने का, और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ रह गई है गलती, तो उसके लिए 2 दिन का टाइम एसएससी ने देती है। उन 2 दिनों में अगर आपको कुछ भी मॉडिफाई कराना है उसका एज़ पर एक चार्ज लिया जाता है, एंड आपका वो चीज़ करेक्शन हो जाता है। इसका होता है लगभग आपका 200 रुपये चार्ज लिया जाता है अगर आपका फर्स्ट टाइम करेक्शन है, और फिर 500 रुपीज़ चार्ज लिया जाता है अगर आपका सेकंड टाइम पे करेक्शन है। बाकी सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन आप देख ही सकते हैं, एज़ पर मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। सेंट्रल रीजन का यूपी बिहार का भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आगरा, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ऐसे कर करके आप अपने रीजन्स के जो भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स है जहाँ पे एसएससी कंडक्ट कराएगा आप देख सकते हो, और एज़ पर योर कन्वीनियंस आप अपने उस रीजन का, उस पार्टिकुलर प्लेस का प्रेफरेंस भरिएगा जो 3 प्रेफरेंसेस मांगता है एसएससी, ताकि आपको कन्वीनियंट रहे एग्ज़ामिनेशन अपेयर करने के लिए। लाइक ये आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे जो इतने रीजन्स हैं, और उन रीजन्स के अंडर जो जो जगह है जहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसकी पूरी लिस्ट एसएससी ने दे रखी है। और नीचे क्या भी रखा है एसएससी ने कि कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी।
तो अपने प्रायोरिटी के हिसाब से जो आपको लगता है कि हाँ आपके नज़दीकी 3 प्लेसेस हैं जहाँ पे आप कन्वीनियंटली जा सकते हैं, तो वहाँ का आप दे सकते हैं। अब बात आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे खास पॉइंट रहा अब की के नोटिफिकेशन का, बिकॉज काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। तो सबसे पहली चीज़ तो एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। आप सिर्फ एमटीएस के लिए जा रहे हो तो आपका बेसिक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, बट अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इंग्लिश प्लस 13 जो अदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें होगा, हिंदी को भी मिला के। ठीक, अब आते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये है जो है 2 सेशन में कंडक्ट किया जाएगा, सेशन 1 एंड सेशन 2, और दोनों में अपेयर होना आपके लिए मैंडेटरी है। इसमें आपका जितना जो भी मार्क्स आएगा उसका कोई भी प्रोविज़न नहीं होगा री एवैल्यूएशन या रीचेकिंग का। अब बात आती है कि स्कीम क्या है। तो सेशन 1 जो होगा आपका वो होगा 45 मिनट्स का, और जो भी लोग स्क्राइब्स के लिए एलिजिबल हैं उनका ये एग्ज़ाम 1 घंटे का होगा। सेशन 1 में आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, एक होगा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और दूसरा होगा रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोनों 20-20 क्वेश्चंस ईच होंगे और दोनों का एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स का होगा। सो टोटल 60 मार्क्स का पेपर होगा, एक सब पेपर 60 मार्क्स का होगा एंड ओवरऑल एक सेशन होगा पहला वाला 120 मार्क्स का। इसके बाद आते हैं सेशन 2 में, जो कि फिर से 45 मिनट्स का होगा एंड 60 मिनट्स फॉर द पीपल एलिजिबल फॉर स्क्राइब। इसमें जनरल अवेयरनेस होगा जो कि 25 क्वेश्चंस होंगे, और वहीं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन कैरिंग वेटेज ऑफ 3 मार्क्स, टोटल ऑफ 75 मार्क्स ऑफ ईच पेपर, एंड ओवरऑल द सेशन विल बी ऑफ 150 मार्क्स। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सेशन 1 जो कि न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग है, इसमें आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑल्दो जो सेशन 2 है उसमें आपका 1 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग है। मल्टीपल शिफ्ट में होगा, उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। टेंटेटिव आंसर कीज एज पर द डेट जो एसएससी का रहेगा वो स्टिपुलेटेड टाइम के अकॉर्डिंग वो जनरेट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि एसएससी ने सिलेबस भी अपना दे रखा है, लाइक न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी का जितना भी सिलेबस से गो थ्रू करना, जैसे आप अपने स्क्रीन पे भी दे सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का दे रखा है। सिलेबस से गो थ्रू करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आखिर एग्ज़ाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या वो आपसे पूछेगा और कैसे आप उसके लिए अपेयर होना है एंड ऑल दैट। आप इसके चीज़ें में क्लैरिटी आ जाएगी ताकि आप एक सही दिशा में आप उसकी तैयारी कर सकें। अब बात आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जो कि कंडक्ट होगी। इसमें मेल को 1600 मीटर दौड़ना होगा लगभग 15 मिनट्स में, और वहीं फीमेल को दौड़ना होगा 1 किलोमीटर मात्र 20 मिनट में। इसके अलावा वोमेंस को लेके और क्राइटेरिया हैं, लाइक प्रेग्नेंट होना 12 वीक्स का, या फिर और भी कई इन्होंने क्राइटेरिया दे रखे हैं एज़ पर द 14.8.2 में आप देख सकते हो। सो उनको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उनके कैंडिडेचर को रोके रहेंगे जब तक कि उनका मतलब एक कन्फाइनमेंट में रखा जाता है कि टेम्परेरी अनफिट का एक, आपको अगर मैं क्लैरिटी से बोलूँ, टेम्परेरी अनफिट का एक क्राइटेरिया वो दे दिया जाता है सर्टिफिकेट, और एक टाइम इशू किया जाता है कि उसके बाद अगर वो फिटनेस के साथ आते हैं या वो कर लेते हैं तो उनको अंदर भर्ती कर ली जाती है। अब बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो मेल का होता है, मेल की हाइट होनी चाहिए मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर्स एंड चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर्स व्हेन फुली एक्सपेंडेड। इनका जो मिनिमम एक्सपेंशन होगा वो 5 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। मीन्स नॉर्मल आपका 81 सेंटीमीटर है, बट एक्सपैंड करने के बाद में कम से कम 86 सेंटीमीटर छाती आपकी हो जानी चाहिए। वहीं फीमेल का 152 सेंटीमीटर्स है, और वेट फीमेल्स का चेस्ट यहाँ वेट नापा जाएगा जो कि होगा 48 kg। इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है घरवाल, असामीज़, गोरखास और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स को। मेल में देखा जाए तो उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर्स का, और वहीं फीमेल में उनको हाइट में 2.5 सेंटीमीटर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है, और फीमेल में वेट्स का भी उनको 2 kg का अदर रिलैक्सेशन दिया गया है। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो सीबीआईसी और सीबीएन ही कंडक्ट करेंगे, बिकॉज ये पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए ही कंडक्ट होता है। इसके बाद बात आती है एडमिशन टू एग्जामिनेशन की, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है कि हाँ आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म लगाओगे, एडमिट कार्ड आपके कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले
एसएससी निकालता है कि हाँ कौन कौन लोग हैं जिनका एडमिट कार्ड जनरेट होगा, मतलब जिनका एडमिट कार्ड उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और किनका किनका जिनका फॉर्म कैंसिल कर दिया गया है। सो बेसिक चीज़ें इसमें ये बताई गई हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी, आधार आईडी, ये सब इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या आपको चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में लेके आना है, वो सब ऑलरेडी आपके एडमिट कार्ड पे वहाँ पे लगा रहेगा। अब बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब जैसा कि एसएससी ने खुद ही बोल रखा है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से कंडक्ट कराएंगे। एसएससी का उसमें कोई सिरदर्द नहीं रह गया है। ऑल्दो जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिपार्टमेंट्स में क्या देना उसकी बारे में एसएससी ने ऑलरेडी बता रखा है। मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी का सर्टिफिकेट आपके पास जो भी है वो दे सकते हो। ऑर्डर लेटर होना चाहिए, अगर इक्विवेलेंट आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी और मतलब अथॉरिटी से किया है, लेकिन उसका जो उसका वेटेज है वो मैट्रिकुलेशन के बराबर है, तो उसका भी आप ऑर्डर लेटर कर दे दोगे तो काम हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। पर्सन जो डिसेबिलिटीज़ के साथ है उनके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के पास अपना सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट होता है, डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन का जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और किसी का अगर मान लो सर्टिफिकेट में नेम चेंज हुआ है या मैरिज के बाद नेम चेंज हुआ है, तो एज़ पर दैट एफिडेविट एक आप वहाँ आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा, बेसिक सा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि नाम में डबल ए है और मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में सिंगल ए है नेम में, तो उसके लिए सिंपल सा एक एफिडेविट लगा दोगे, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है कि प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट कम स्टेट्स, यूटीज़ एंड कैडर। ये आपको एग्ज़ामिनेशन में जब फाइनल स्टेज में आ जाओगे आप, तो एसएससी खुद बोलेगा, तो उस समय आपको एज़ पर मतलब एकदम स्थायी दिमाग से आपको सोच के बनना है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट लगता है जो कि आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके एज़ पर योर प्रेफरेंस, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एंड जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ आप के लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको सिलेक्शन करने का होता है। ऑल्दो ये सब बात की बात है, इसमें ज़्यादा अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस आपके लिए अच्छा ये होगा कि जो भी इस एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अभी अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें। अब आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन में। तो 18.2 में देखिए, द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ़ अ कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन 1। तो सेशन 1 का इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है। सेशन 1 जब आप क्वालिफाई कर लोगे तभी जाके आपकी सेशन 2 की जो शीट है वो चेक की जाएगी, और उसी के परफॉर्मेंस, सेशन 2 के परफॉर्मेंस पे आपका सिलेक्शन मीन्स फाइनल जो आपका स्कोर होना है वो सेशन 2 के बेसिस पे हो रहा है। सेशन 1 इज जस्ट ओनली आ क्वालिफाइंग इन नेचर। अब यहाँ पे देखा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एज वेल एज इन सेशन 2। तो यूआर का 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस का 25% और अदर कैटेगरीज का 20% है। ऑल्दो इस पर ना जाए, बिकॉज जो फाइनल मेरिट होती है वो बेस्ड होती है वैकेंसीज पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपेयर हुए और जिन्होंने नंबर कितने बनाए, तो उस बेसिस पर डिपेंड होता है। सो इस चीज़ पे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप चारों सब्जेक्ट पे अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें, कोशिश करें मैक्स टू मैक्स स्कोर करें, बट सेशन 2 में जैसे बोल रखा है वेटेज है, तो आपको जीएस और इंग्लिश पे बहुत बेहतरीन लेवल का आपको फोकस करना होगा, अच्छे से अच्छा इसमें स्कोर करना होगा। सो बाकी एसएससी ने बेसिक्स अपने पॉइंट्स बता रखे हैं, उन्हीं चीज़ों को शॉर्ट तरीके से बता रखा है। बाकी रेजोल्यूशन ऑफ टाइज जो होता है, ऑल्दो ये बहुत ही रेयर केस होता है, तो उसमें भी एसएससी अपना एज वाइज, देन टोटल मार्क्स वाइज, जनरल पहले आपका जब जनरल अवेयरनेस में जो मार्क्स है उसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको कंसिडर करेगी। अगर वो भी सेम होते हैं तो टोटल मार्क्स सेशन 1 में उसको कंसिडर करेगी। वो भी सेम होता है तो डेट ऑफ बर्थ में जो ओल्डर होगा उसको कंसिडर करेगी। और अगर वो भी सेम है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये है। बाकी एसएससी बता रही है, आगे आप देख सकते हो कि मेल प्रैक्टिसेस और उनका कितना डिपार्टमेंट पीरियड है वो दे रखा है। बाकी बेसिक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि आप जब एडमिट कार्ड आएगा उस समय आपको फिर से देखने को मिलेगा कि लाइक क्या क्या है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको सब बता रखा हूँ। सबको एक समराइज्ड फॉर्म में समराइज तरीके से बता रखा है एसएससी के इस नीचे। बाकी आपको एंड में आप देख सकते हो एनेक्स्चर 1 एनेक्स्चर 2 करके यहाँ से शुरू है, जहाँ पे आपका बेसिक
सर्टिफिकेट रिलेटेड है कि क्या क्या सर्टिफिकेट जिस जिस हिसाब से डिमांड है, तो उस हिसाब के सर्टिफिकेट एंड लेटर एंड ऑल आपको दे रखे, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ कैसे क्या चीज़ है। और लाइक किसी को स्क्राइब चाहिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, तो स्क्राइब के रिलेटेड भी दे रखा है कि हाँ ये लेटर होना चाहिए आपका सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट करके आप भेज सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। बस यही वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो का मेन मोटो यही था कि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया जाए कि आखिर एसएससी एमटीएस के अब की बार में जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें क्या स्कीम में बदलाव हुआ है, और क्या क्या जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते टाइम पे, और बेसिक मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिया गया है कि क्या क्या नोटिफिकेशन में था जो कि इम्पोर्टेंट था, वो सब मैंने डिस्कस कर दिया है। ऑल्दो अगर अभी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, क्वेश्चन रह जाता है, तो आप दिए गए नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, उस पर भी जा कर के आप के अंदर अगर कोई भी क्वेरी है एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप उसको पूछ सकते हो। नहीं तो आप अरिहंत या फिर मेरा शशांक, हम दोनों में से किसी को भी आप पर्सनली भी डीएम कर सकते हैं, और जो भी आपको क्वेरी है आप बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।